हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दिलीप कुमार उइके है। मैं जीपीएससी 2020 में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है और मैं आज इस डायलॉग मंच के चैनल पे अपना ज्योग्राफी का जो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का अपना नोट्स है वो शेयर कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं अपने नोट्स को दिखा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं कि किस प्रकार के नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कम समय में और कम एफर्ट करके, कम मेहनत करके हम ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को याद रख सकें और अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें। ये नोट्स सबके लिए फाइनल तो नहीं होगा कि सबको 100% सिलेक्शन देगा, लेकिन जिस प्रकार से मैंने बनाए थे और मुझे सक्सेस में जिस तरह के से इन्होंने सहायता किया इस नोट्स ने, वो मैं शेयर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल। देखिए, मैंने अपने नोट्स में पूरी कोशिश की कि उसमें एरो चार्ट हो, फ्लो चार्ट हो और डायग्राम्स हो और एक पेज में ज्यादा से ज्यादा तथ्य आ सके। मैंने थ्योरेटिकल नोट्स बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने की पॉइंट्स लिखे और की पॉइंट के पीछे की स्टोरी मैंने पहले पढ़ रखी थी, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए। पहले मैंने बेसिक बुक उठाए, उसको अच्छे से पढ़ा, उसके बाद की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए। तो जब मैं इन की पॉइंट्स को देखता था, उसके पीछे की पूरी स्टोरी याद आ जाती थी। देखिए, मैंने कैसे लिखा है। छत्तीसगढ़ के कुल 27 जिले जो मैंने ये ऊपर में लिखा है, एक मिनट में। छत्तीसगढ़ के 27 जिले ये उस टाइम के हैं जब मैं 2019 में प्रिपरेशन प्रारंभ किया था। इसमें फैक्ट थोड़े आउटडेटेड हो गए होंगे, आउटडेट इसको आप अपडेट कर देना, ठीक है। तो 27+1 मैंने डाल दिया था। तो इस प्रकार से मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था एरो चार्ट के अकॉर्डिंग। देखो, सीमावर्ती जिला और भू अवस्थित जिला, क्योंकि हमें जिले को पहले याद रखनी है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जो ज्योग्राफी है उसका बेस है। अगर आपको जिले का एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में है, तो वहाँ और कौन कौन से मतलब स्पोर्ट हैं, जैसे कि वहाँ पे जलप्रपात है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है या कोई पठार है, वहाँ कुछ खनिज मिलता है, मिनरल मिलता है। ये सब चीजें आपको तभी पता होंगी जब सारे जिलों की जो है एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता हो। इसके लिए आप एक रफ वो बना सकते हैं, मैप। एग्जैक्ट नोट मैप नहीं बनाने हैं, क्योंकि उस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे मैप बनाइए जिसमें सारे जिले उस तरीके से आए कि आपको पता चले, हाँ यहाँ यहाँ वो जिले। आप नीचे आइए, वीडियो ये देखिए, ये मैंने मैप बनाए हैं और इसमें भी मैंने सभी जिलों का नाम एकदम की पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखे। देखो, के से कोरिया, एस से सूरजपुर, बीएल से बलरामपुर और एस से सरगुजा, के से कोरबा। इस तरीके से आप बनाइए ताकि आप कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को याद रख सके। और इस तरीके से अगर आप मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आइट साइड में कौन कौन से और राज्य हैं और कितने राज्यों के साथ हमारे कितने जिले जुड़ रहे हैं। इससे नीचे आएंगे तो मैंने एक और फ्लो चार्ट के हिसाब से वो एक बनाया है। देखिए, देखो मैंने क्या लिखा है कि सीमावर्ती जिले कितने हैं, 18। भू स्थित जिले कितने हैं, 9+1 10। अभी थोड़ा चेंज हो गया होगा, आप देख लेना, क्योंकि अभी नए जिले बने हैं उस हिसाब से। और उसमें भी मैंने नीचे और एक की पॉइंट के उससे बनाए हैं, दिखाइए, नीचे दिखाइए। देखिए कि 3 राज्यों के साथ जुड़ने वाले कितने जिले हैं, 2 जिला। 2 राज्यों के साथ जुड़ने वाले कितने जिले हैं, 3 जिला। एक राज्य के साथ जुड़ने वाले कितने जिले, 13 जिला। तो और क्योंकि इससे पहले मैंने इसके अच्छे से पढ़ा है, समझा है कि 2 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं, 3 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं, 13 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं। तो इस तरह मैंने कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को याद रखने की कोशिश की। सीधा एक की पॉइंट लिखो, उसके पीछे की पूरी स्टोरी याद रखो। तो ये आपके इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके क्रिप्स और शॉर्ट नोट बनेंगे जो क्वालिटेटिव होंगे और उसके पीछे आपको बहुत सारे तथ्य याद रखेंगे। तो इस तरीके से बेहतर नोट्स बनाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। और अगला हम नीचे आते हैं, देखो अंतर्राज्यीय जिले, अंतर्राज्यीय जो सीमा है राज्य की, उनकी लंबाई किसके साथ ज्यादा जुड़ती है, किसके साथ कम जुड़ती है। उड़ीसा राज्य के साथ सबसे ज्यादा बड़ी हमारी अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो है, न्यूनतम आंध्र प्रदेश के साथ है। तो ये जो आप मैप बनाए हैं उसमें आप डिनोट करेंगे किस तरफ कौन से राज्य हैं, किस तरफ और कौन से राज्य हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। देखिए, और नीचे आइए सर। ये हो गया। देखो, मैंने पूरा कोशिश किया है कि हर एक तथ्य मैंने फ्लो चार्ट के से हो और की पॉइंट के हिसाब से हो, ना कि थ्योरी लिख सको। थ्योरी लिखूं, क्योंकि थ्योरी लिखोगे तो रीजन करने में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। की पॉइंट लिखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप कम समय में 50 से 60 जो पेज है उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकोगे। नीचे आइए सर। और कोशिश कीजिए कि हर वो इम्पोर्टेंट चीजों को आप डाल सको अपने नोट्स में। देखिए, ये मैप है। देखो, ये छत्तीसगढ़ का एज इट इज मैप तो नहीं लग रहा है, लेकिन
मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ मैप है और इस क्षेत्र में मैं इस क्षेत्र को डिनोट कर सकूंगा। जैसे मैंने यहाँ डिनोट किया है कर्क रेखा, जो और आई एस जो जो अपना मानक लाइन है, जिस जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोरिया जिले के जो सोनहत तहसील से क्रॉस करके, ये सीजीपीएससी में पूछा जाता है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखो ऊपर के आपके 3 जो राज्य है वहां से गुजर रहे हैं, और ऊपर से जो मानक रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, कहाँ पे कट रही है, ये भी वो लोग इसको पूछते थे। तो इस तरीके से आप मैप बनाकर रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। नीचे आएंगे, नीचे मैंने राजधानी के बारे में लिखा था, उसको त्रेता युग में क्या कहा जाता था, हाटकपुर। हाटकपुर इस तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि हमारे जो ज्योग्राफी में इतिहास भी जुड़ जाता है। ज्योग्राफी में बहुत सारे स्पॉट है जहाँ ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, पुरातात्विक क्षेत्र हैं, तो उसको भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप दोनों को लिंक करके पढ़िएगा, जिससे आपको दोनों पेपर में पकड़ बनाने में आसानी होगी। और नीचे आएंगे तो और कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ नोट बनाकर रखा है, नोट आप हर एक पेज में बनाते रहिए, ताकि वो चीज वहां पे लिख सको जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, और वो पूरे नो जो एक पेज है उसमें जितने डाटा लिखे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ कहा लिखा है कि cg.chips.gov.in सरकारी वेबसाइट के अनुसार कर्क रेखा एवं आईएसटी जो एवं उसके दूसरों को मतलब दूसरे को कोरिया के सोनहत तहसील में मिलते हैं, फिर एक दूसरे को काटते हैं। ये कहाँ से मिला है ये डाटा हमें? तो चिप्स गवर्नमेंट, चिप्स जो हमारी एक संस्था है गवर्नमेंट की, अगर इस तरह से ऑथेंटिक सोर्स को आप वहां पे लिखोगे मेंस राइटिंग में, चिप्स से हमें यह जानकारी मिली करके, तो वो एक ऑथेंटिक चीज होगी जिसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो तो एकदम प्रूवन है ना। तो ऐसे चीजों को आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा अपने मेंस आंसर राइटिंग में, जिससे आपको नंबर गेन करने में बेनिफिट होगा, फायदा होगा। इकोनॉमिक सर्वे, बिल्कुल इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मैंने ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, ताकि आप अपने आप को सेव कर रखे हो ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप फेक कर लिख रहे हो, फालतू चीजें लिख रहे हो, कहीं से भी लिख रहे हो। आप इकोनॉमिक सर्वे से लिख रहे हैं, चिप्स के डाटा से लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑथेंटिक होंगे। और नीचे आएंगे सर, देखिए ये देखिए, ये मैंने हमेशा कोशिश किया ज्योग्राफी में, हमेशा हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि मैप बना कर रखें। मैंने क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से मैं बना कर रखा हूँ। उत्तरी अक्षांश में कितने में कर्क रेखा है, कितने में इक्वेटर है, कितने में कॉप्रिकॉन है, लाइन ऑफ कॉप्रिकॉन है। तो इन सब चीजों को अगर आप डिनोट करके रखोगे तो आपके माइंड में वो भी मैप बना रहेगा जो आपको याद रखेंगे। नीचे देखिए, अब उसके बाद उसको नंबर को लिख दीजिए, जैसे कि उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत का विस्तार, स्थिति विस्तार कितना है, कहाँ तक है, दक्षिणी अक्षांश में कितना है, देशांतर कितनी कितनी है, क्षेत्रफल कितनी कितनी है। ये इस तरह से इसको की पॉइंट में ही रखनी है, इसको लाइंस में या फिर थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का देखिए, मैंने मैप हमेशा हर जगह ऐसे ही बनाया है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि छत्तीसगढ़ का मैप लगभग इसी तरह है। एज इट इज आप बनाते रहोगे, टाइम टेकिंग होगा। ये क्या है, मेरा 2 सेकंड का मैप है, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे बना दूंगा। तो बार बार आप बनाएंगे तो इस तरह से आप बहुत जल्दी आप मैप बनाना सीख जाएंगे। और देखिए इस तरह से फैक्ट पूछे जाते हैं कि सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है, और सबसे पूर्वतम बिंदु कौन है, उत्तर बिंदु कौन है छत्तीसगढ़ का, दक्षिणतम, और उनकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी। तो इस तरीके से मैप में आप इसको डिनोट करके रखेंगे, मैप से ही याद होगा। ये थ्योरी में लिखेंगे तो याद नहीं होगा। नीचे आएंगे, देखिए मैंने कोशिश किया है जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजीपीएससी के ज्योग्राफी में, यहाँ से पूछा जाता है। क्योंकि अगर आप प्राकृतिक विभाजन को समझेंगे, तो जैसे इससे पहले मैंने जिले का बताया था, मैंने जिले को पहले क्यों बनाया था, क्योंकि उसके बाद जो भी डाटा हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो इस जिले के अंतर्गत आता था। देखो यहाँ पे है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो हम तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले देखे थे, कोरिया जिले देखे थे, कोरबा जिले देखे थे, सूरजपुर देखे थे, है ना, और मुंगेली, इन सब तो हमको पता चल जाएगा। अच्छा पूर्वी बघेलखंड का पठार इस क्षेत्र में फैला हुआ है। जसपुर सामरीपाट इस क्षेत्र में कौन कौन जिला है, जसपुर से रायगढ़ थे, तो हमें पता चल जाएगा इस क्षेत्र में जसपुर सामरीपाट है। छत्तीसगढ़ का मैदान, हम यहाँ पे कौन कौन जिले देखे थे, बिलासपुर संभाग देखे थे, रायपुर संभाग देखे थे, दुर्ग संभाग। तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, यहाँ पे बस्तर संभाग के सातों जिले आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, और उससे पहले आपको जिलों के एग्जैक्ट इस जगह को, लोकेशन को याद रखनी है, ताकि जब इस तरीके से आप पढ़ें तो आपके जिले याद आ जाएं। और इस तरीके से मैप में ही डिनोट करके आपको पढ़ना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो नीचे आइए।
ठीक है, देखो इस तरीके से आपको चार्ट टेबल भी बनानी है। टेबल, क्योंकि देखो एक टेबल आप बनाएंगे तो एक जगह पे बहुत सारे तथ्यों को लिख सकते हैं। टेबल नहीं बना रहे हैं, थ्योरी में लिख रहे हैं, एक टॉपिक लिख कर थ्योरी लिख रहे हैं, तो थ्योरी थ्योरी करते करते बहुत सारे डाटा आपके पास आ जाएंगे, याद करने में टाइम लगेगा और थ्योरी ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्या है, मैंने जब मैं टेबल बनाया, देखो पूरी बघेलखंड का क्षेत्र, उसमें क्या है, जिले कौन कौन से जिले आते हैं, ये जिले आते हैं, एरिया कितना है, इतना है, प्रतिशत कितना है, ये इतना, चट्टान ये, खनिज, और जसपुर का, ये जसपुर पाट, ये जसपुर पाट है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, दंडकारण्य। तो मैंने कोशिश किया कि इस तरीके से जब टेबल बनाऊं और उसमें कम जगहों पे बहुत सारे तथ्यों को डाल सकूं। देखो सिर्फ तथ्य तथ्य है, अगर आपको तथ्य यादें हैं तो आप मेंस में भी आपके आंसर राइटिंग में बहुत फायदा। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा, टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ, मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, क्वालिटेटिव क्लिप्स एंड शॉर्ट एंड क्वालिटेटिव नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। नीचे आइए सर। देखिए छत्तीसगढ़ का विभाजन, भौगोलिक क्षेत्र, देखो छत्तीसगढ़ में किस कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, किस प्रकार की हमारी संरचना है। तो हमारे यहाँ क्या है, पर्वत है जिनकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है, पठार भी है, पाट भी है, मैदान भी है। हमने देखा ना पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, और छत्तीसगढ़ का जो मध्य का मैदान है, दंडकारण्य का पठार है। तो हमारे यहाँ चारों प्रकार की संरचनाएं, भौगोलिक संरचनाएं हैं, जिसमें ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है, पठार है जिसकी चोटी लगभग बराबर है सारे क्षेत्रों की, पाट कैसा होता है, किसे पाट कहते हैं, पूछा जाता है, पाट क्या होता है, मैदान किस क्षेत्र को कहते हैं, पठार और पाट में क्या अंतर है। तो ये सब चीजों आपको की पॉइंट है, बना के रखिए। और नीचे आइए सर। नीचे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे भी मैंने वही कोशिश किया है कि कम समय में वाला मैप बनाकर रखूं, नक्शा बनाकर रखूं। और इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, जो पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको बिल्कुल आप मेन चीजें, वहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ वहाँ क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या और तथ्य निकल सकते हैं, इनको आप मैप में ही डिनोट करके रखिए। जैसे मैंने जो है मैकल पहाड़, मैकल पर्वत जो है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है, जो दृष्टि छाया बनाता है छत्तीसगढ़ के मैदान को। तो कौन कौन से जिलों में है, देखिए कहाँ कहाँ है, मुंगेली में है, कवर्धा में है, राजनांदगांव में। तो देखो जिले के ऊपर मैंने ये चीज बना की कोशिश की है। देखो तो ये मुझे यहाँ से पता चलता है, हाँ कि ये इस जिले के अंतर्गत ये मैकल पर्वत आता है। रामगढ़, रामगढ़ ये देखो रामगढ़, तो रामगढ़ को मैंने जिले में डिनोट किया कि सरगुजा जिले में है, इस क्षेत्र में ऊपर की तरह है। मतीरिंगा ये थोड़ा नीचे की तरह है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश किया। रावघाट, नारायणपुर और जो है अपन कांकेर, इनके क्षेत्र में आता है। तो ये मैंने कोशिश किया है कि हाँ ये रावघाट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। रावघाट, रावघाट को मैंने डिनोट करने की कोशिश की। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, इसके बारे में मैंने लिखा है कि उसकी थोड़ी विशेषताएं लिख दो टॉपिक को लिखकर, कि क्या है विस्तार से, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर क्षेत्र में है, अधिकतम विस्तार कहाँ है कोरिया में, क्योंकि पूछा जाता है चांग बखार का अधिकतम विस्तार कहाँ है, सबसे ऊंची चोटी इसका क्या है, तो वहां पे देवगढ़ की पहाड़ी है, 1033 मीटर। जो लीला वनी की वहां पे और पहाड़ी, तो इस एरिया में है। और नीचे आइए, नीचे मैंने और स्पेशल नोट्स बनाने की कोशिश की है, कम जगहों पे बहुत सारे तथ्यों को लिखने की कोशिश की है। इसमें देखो मैंने क्या किया है कि कोरिया, कोरिया एक जिला है ना। तो वहां पे क्या है, कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत से हसदेव नदी निकलती है। हसदेव नदी कहाँ कहाँ जाती है, उद्गम स्थल कोरिया में, अमृतधारा, वहाँ की जलप्रपात है। मेला क्या क्या होता है वहां से, देखो मैंने मेला महाशिवरात्रि मतलब ये संस्कृति का पाठ हो, कल्चर, छत्तीसगढ़ी कल्चर का पाठ, मेला को भी यही डाल दिया। देखो अलग अलग वहाँ उस पेपर को आप किस प्रकार से यहाँ लिंक कर रहे हैं, यहाँ आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी जो स्मार्टनेस है वो दिख रही है। सर्वप्रथम 1936 मतलब ये इतिहास का पाठ हो गया, कि आप इतिहास में किस समय ये प्रारंभ हुआ था। आयोजक रामानुज प्रताप सिंह देव, देखो ये कल्चर के पार्ट्स हो गए, ये भी यहाँ आ गए। देखो बांध है, हसदेव बांगो, यहाँ पे बांध बनाया गया है जिसको मिनी माता भी कहा जाता है। निर्माण, इतने समय में इसका निर्माण हुआ था। वहां जल विद्युत परियोजना कब से प्रारंभ हुआ है, ऊंचाई कितनी है, जांजगीर चांपा महानदी में संगम इसका होता है। तो ये फ्लो चार्ट में देखो मैंने बहुत सारे तथ्यों को डाल दिया है ना। तो इस तरीके से आप क्रिप्स, शॉर्ट और क्वालिटेटिव नोट्स बनाइए। नीचे आएंगे, नीचे देखो फिर मैंने और वो जो ऊपर वाले मैं नोट वो दिखाया था ना मैप, उसमें भी मैंने मतरिंगा की पहाड़ी डिनोट किया था।
तो उसमें देखो, उसके बारे में थोड़ी सी आपको याद रखनी थी। तो याद रखने के लिए ऐसे ही बनाना कि कोई जगह लिख दो, उसका विस्तार कहाँ है ये लिखो यहाँ पे। उसमें कोई इंपॉर्टेंट पर्वत या नदी आता है क्या, तो वो लिखो। जैसे पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, बिल्कुल सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है। वहां से कोई नदी निकलती है क्या, रिहंद नदी निकलती है, रेंड नदी निकलती है। उसकी विशेषताएं ऐसे फ्लो चार्टे बना दो। जैसे मैंने लिखा था कि उद्गम सरगुजा से रक्सगंडा जलप्रपात, सरगुजा की जीवन रेखा। देखो, एकदम की पॉइंट लिखो हम, सरगुजा की जीवन रेखा, रक्सगंडा जलप्रपात। आप जलप्रपात के बारे में आप तो जानते ही हैं। सरगुजा की जीवन रेखा मतलब इसके बारे में भी तो आप जानते ही हैं कि जीवन रेखा मतलब क्या है। वहाँ के खाने की, पीने की, सिंचाई करने की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। उद्गम स्थल रिहान का बेसिन बनता है वहां पे। बलरामपुर में हमने क्रॉस किया, मतलब वहां उसको वो उधर से नहीं बहता। बलरामपुर होते हुए सीधा वो उत्तर प्रदेश चला जाता है, जहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है और 1954 में इसको बनाया गया था। तो इस तरीके से आप की पॉइंट में नोट्स बनाते रहेंगे। नीचे आइए सर। नीचे देखो, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसको भी मैंने नोट किया था। और ये देखिए छोटा सा मैंने नोट्स बनाया। यहाँ से आपको ये समझ आ रहा होगा कि छुरी इस पार है, उदयपुर इस पार है। उस बीच में कौन सा नदी बह रही है, मांड नदी। और मांड नदी के जो घाटी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है पता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडार क्षेत्र कहा जाता है। बहुत सारे कोयला इधर प्राप्त होता है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, पूछा जाता है कि मांड नदी के पूर्व में छुरी है या उदयपुर है। तो ये आपको याद रखनी है। इस तरह से शॉर्ट वाले मैप बना कर रखिए जिससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे। देखो, छोरी का पहाड़ी कोरबा में है, उदयपुर का पहाड़ी रायगढ़ में है। ये मैंने इस मैप में बताने की कोशिश की है ताकि बोलो ना। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने। नीचे आइए सर। मैकल पर्वत जैसे हमने मैप में बनाया था, और यहाँ से मैं यहाँ भी मैंने कोशिश की है कि छोटा सा मैप बनाऊं और दिखा सकूं कि किधर फैला हुआ है मैकल पर्वत। मैकल पर्वत मध्य प्रदेश और में भी तो फैला हुआ है ही, साथ ही उसका पूर्वी भाग है हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। जो मैंने छत्तीसगढ़ के पश्चिम वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में दिखाया है। ये राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली इस क्षेत्र का है, जहाँ पे मैकल पर्वत आता है और वृष्टि छाया बनाता है। इसके नीचे मैंने लिखा हुआ भी है। जैसे मैकल पर्वत सतपुड़ा, देखिए नीचे करिए सर थोड़ा सा। देखो, पर्वत का पूर्वी भाग आता है। यहाँ पे कहाँ कहाँ आता है, बिलासपुर, मुंगेली, लोरमी, कवर्धा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉइंट में लिखिए और इसी को याद रखिए। हाँ हाँ, कहाँ कहाँ से आता है विस्तार, कहाँ तो बिलासपुर, बिलासपुर में कहाँ पेंड्रा है, मुंगेली में लोरमी है, कवर्धा में पंडरिया है। इस तरीके से छोटे छोटे चीज लिखिए। इसको थ्योरी में या फिर लंबे लंबे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अधिकतम विस्तार कहाँ पे है ये लिखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है ये लिखनी है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र है, किधर से आने वाली मानसूनी हवाओं का जो रोकती है, मैकल पर्वत क्षेत्र में क्या क्या वनोपज मिलता है, कौन कौन से पेड़ पौधे वहां पे मिलते हैं, वहां कोई अभ्यारण्य है क्या, वहां पे कोई पर्वत पठार या फिर वहां पे जलप्रपात है। ये सब आपको याद रखनी है। तो एक एक टॉपिक को लिखिए। जैसे मैंने लोरमी का बनाया, मैकल पर्वत का बनाया, हाँ छुरी उदय, तो इन टॉपिक को उठाइए और उनकी विशेषताओं को खोजकर तथ्यों को लिखने की कोशिश कीजिए। अधिकतम विस्तार कहाँ है नीचे कीजिए। देखो अब देखिए, जिले वाइज आ गया। जैसे राजनांदगांव, राजनांदगांव में कोई विशेषताएं वहां पे है, जैसे डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़। तो एक लाइन में ही मैंने एरो डायग्राम में आपको बता दिया कि चितवा डोंगरी में आपका डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है वो आता है। डोंगरगढ़ जो कामावतीपुरी है जो स्थित है, उसमें क्या है, माता बमलेश्वरी है ना? और वहां पे और क्या है, तो उसी डोंगरगढ़ मतलब कि जो पहाड़ी श्रेणी है उसमें प्रज्ञागिरी पहाड़ी भी है, जहाँ महात्मा बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। बौद्ध धर्म का प्रमुख है वहां पे, बौद्ध पूर्णिमा को मेला लगता है। तो ये इनके पीछे की तथ्य हैं जो इस चीज को आप पढ़कर याद रख सकते हैं। चितवा डोंगरी जो गांव है वहाँ प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, वो वहां पे उनकी खोज किसने की थी, तो जो हमारे मिस्र एस के मिश्र जी हैं और रविंद्रनाथ मिश्र हैं, भगवान दास मिश्र, इन लोगों ने इनको खोज की। तो इनके पीछे के तथ्य को आपको याद रहनी चाहिए। ये आपके की पॉइंट है, इनके पीछे की आपकी स्टोरी है वो पूरे आपको याद आ जाएंगे। और नीचे कीजिए सर। कवर्धा, कवर्धा में कोई इंपॉर्टेंस, तो कवर्धा में क्या इंपॉर्टेंस, तो कांदावानी की पहाड़ी है ना, चिल्फी घाटी है, भोरम देव है, वहां पे बैगा जनजाति रहती है। वहां पे साल के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। वहाँ कौन से जीव जानवर का वहां पे निवास है। देखिए, कांदावानी पहाड़ी के बारे में मैंने क्या लिखा है कि उसके पश्चिम और पूर्व
क्योंकि वहाँ दो प्रकार के अपवाह तंत्र को विभाजित करता है कांदावनी पहाड़, एक नर्मदा की ओर, एक शिवनाथ नदी की ओर। तो जो देखो मैंने पूर्व पश्चिम और पूर्व किया है। पश्चिम मतलब जो नर्मदा नदी की ओर वहाँ की नदी जो बहती है, और पूर्व मतलब ये अपने शिवनाथ की ओर बहती है। तो मैंने कोशिश किया कि क्या है, बजर नदी, बंजर नदी है, ताड़ा नदी है, और हाप नदी है, आमनेर नदी है। तो इसको मैंने पश्चिम और पूर्व करके डिवाइड कर दिया है। ये पश्चिम की ओर बहता है, ये पूर्व की ओर बहता है। और खैरागढ़ में आमनेर नदी का संगम होता है मुस्कान नदी के साथ। तो वहां पे एक संगम है। फिर चिल्फी घाटी में क्या क्या चीजें मिलती हैं, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, एक लामा चिली लामा। तो ये की पॉइंट ही है। की पॉइंट, आप तथ्यों को याद रखेंगे तो उसके पीछे की स्टोरी आपको याद आ जाएंगी। यहाँ पे इतिहास का भी एडिंग हो चुका है। देखो भोराम देव की स्थापना कब हुई? 1089 में, ये देखिए। और 1349 में आपका मड़वा महल की स्थापना किया गया था, है ना। कौन से वंश ने इसकी स्थापना किया था? बैगा जनजाति, संस्कृति का पार्ट यहीं पे ऐड हो चुका है। तो कोशिश कीजिए इस तरीके से एक नोट्स में आपके मल्टीपल चीजें आ जाएं, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाएं, ताकि एक नोट्स में आपके बहुत सारे पेपर की तैयारी हो जाए। और नीचे देखिए, नीचे है छत्तीसगढ़ का दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून भी आ गया। देखो ये मानसून का चैप्टर हो गया। मानसून हम लोग, जैसे कि हमने अभी देखा, मैकल पर्वत श्रेणी, वो पश्चिम से आने वाली जो अरब सागर की मानसूनी हवाएं हैं उसको रोक देता है, इसलिए हमारे यहाँ 10% ही वर्षा हो पाती है अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहाँ से आती है? मान लो बात, ये छत्तीसगढ़ है और ये भारत का नक्शा है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इधर से जो मानसूनी हवाएं आती है ना, ऐसे करके, तो वो छत्तीसगढ़ में इधर से प्रवेश करती हैं और अरब सागर वाली यहाँ से प्रवेश करती है। तो माइकल पर्वत है वो रोक देता है, लेकिन इधर से जो आता है, जो क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है, वो पूरी तरीके से आने देता है, जिससे हमारे बंगाल की खाड़ी से 90% हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से, और 10% हमारे अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। इसीलिए जो है मैकल पर्वत श्रेणी को वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। नीचे देखिए सर, मैंने लिखा भी है कि मैकल पर्वत श्रेणी बताया है। देखो ये नक्शे में मैंने बताया है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये देखो, ये बंगाल की खाड़ी है और ये है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आ रही है, इनसे 90% आपके हमारे पास वर्षा होती है, क्योंकि इधर से आते समय यहाँ पर कोई पर्वत पठार नहीं है जो मानसूनी हवाओं को रोके। लेकिन जब इधर से मानसूनी हवाएं आती है अरब सागर से, तो ये मैकल श्रेणी है जो मानसूनी हवाओं को रोक देती है। इसलिए यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है और इधर से कम वर्षा करा पाता है। इसलिए सिर्फ 10% ही वर्षा होती है अरब सागर की मानसूनी हवाओं से, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से 90% वर्षा होती है। और ये हमारे मानसून का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के मानसून का। इसको आपको अच्छे से समझना है। आगे आइए। मकर श्रेणी जो मैंने बताया अभी, ये राव घाट हम लोग आएगा। देखो माइकल श्रेणी, माइकल श्रेणी के पश्चिमी भाग अधिकतम वर्षा, क्यों? क्योंकि ये माइकल श्रेणी अगर है, ये माइकल श्रेणी अगर है और इधर से, एक मिनट किशन, ये अगर मैकल श्रेणी है तो पश्चिम क्षेत्र क्यों अधिकतम वर्षा होती है? क्योंकि ये मैकल श्रेणी में इधर से जब वर्षा आती है तो ये वृष्टि छाया मैकल पर्वत का पठार बनाता है, और यहीं पे मानसूनी हवाएं रुक कर सारी वर्षा करा देती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। पूर्वी क्षेत्र वृष्टि छाया बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब मानसूनी हवाएं इधर आती है तो वर्षा करा देती है, लेकिन इधर आते आते इसकी सारी बारिश कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए इधर वर्षा कम होती है, इसलिए इसे उष्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो कवर्धा आते हैं, ये देखिए कवर्धा इसके अंतर्गत, मुंगेली और बेमेतरा। तो ये सारे जिले हैं जो वृष्टि छाया के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नीचे देखिए फिर, नीचे मैंने बताया है राव घाट की पठारी। ये मैंने मैप में डिनोट किया था, यहाँ पे भी मैप मैंने डिनोट करने की कोशिश किया। देखो कि ये राव घाट की पहाड़ी है, कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो मैंने देखो जिलों जिलों को डिनोट करने की कोशिश किया है मैप में। एकदम एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपसे कोई सा आइडिया लग जाएगा, हाँ हाँ इस क्षेत्र में राव घाट की पहाड़ी फैली हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है राव घाट की पहाड़ी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो ये कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर इस क्षेत्र में मैंने जिला बताया, लेकिन इसका विस्तार सिर्फ कांकेर में है। कांकेर में कुछ नारायणपुर के क्षेत्र में आता है, ये देखिए यहाँ पर।
लेकिन ये कांकेर में इसका ज्यादा विस्तार है। और इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी विशेषताएं है कि ये धारवाड़ चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। मैंने भौगोलिक विशेषता बताई थी, भौगोलिक विभाजन बताया था छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे दंडकारण्य का पठार क्षेत्र बताया था, वहाँ पे धारवाड़ पत्थरों का वहाँ पे विस्तार है, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, लौह अयस्क। और हमारे जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, सेल, जो इसके जो इसको चलाता है, वहाँ लोहे का वहाँ पे सप्लाई यहीं से होता है छत्तीसगढ़ में। तो इस फैक्ट को आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखिए सर, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले के अंतर्गत, देखो विस्तार कहाँ है, सरगुजा जिले में इसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट साइड में आप देखिए मैकल पर्वत श्रेणी भी है, लेकिन सरगुजा का जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सतपुड़ा का। तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही प्रकार का पर्वत नहीं है, सतपुड़ा का भी कुछ क्षेत्र आता है ना। सतपुड़ा का आता है, मैकल का आता है, विंध्याचल का आता है, कैमूर पर्वत श्रेणी है। उन सब चीजों को आपको याद रखनी है। ये आप मैप में डिनोट करेंगे तभी आपको याद रहेंगे, नहीं तो इतने सारे फैक्ट को आप दिमाग में रख नहीं पाएंगे। मैप में अगर रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में है, हाँ इस क्षेत्र में है, सरगुजा क्षेत्र में है, कवर्धा क्षेत्र में मैकल श्रेणी है, सरगुजा क्षेत्र में आपका सतपुड़ा पर्वत है, और उससे नीचे क्षेत्र में आपका विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में क्या क्या गुफाएं हैं, कौन कौन की विशेषताएं हैं, महत्व क्या है। देखो, सीता बेंगरा की गुफा है यहीं पे, सतपुड़ा में सीता बेंगरा गुफा है, जोगी मारा का गुफा है, महाकवि कालिदास का ये आपका इतिहास का पोर्शन है। ये पूरा इतिहास आपके पोर्शन यहाँ कवर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप पढ़ेंगे कि महाकवि कालिदास का आगमन कब हुआ था, कौन से वंश से संबंधित था, देखो वकाटक वंश, कौन से राजा के समय में आया था, प्रवर सेन, किसकी रचना की थी वहां का, तो मेघदूत की रचना की थी, किसमें किया था, संस्कृत में किया था। ये इतिहास का पार्ट है। छत्तीसगढ़ इसमें रूपांतरण किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, ताकि यहाँ से मुझे बहुत सारी चीजें इतिहास की याद हो जाए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने किया कि सीता बेंगरा गुफा, इसकी खोज कब किया गया था, 1848 में। जानकारी किसने दी, 1905 में किसने दिया था, भारतीय पुरातत्व रिपोर्ट कैप्टन प्लंट ने दिया था। कर्नल ऑस्टिन ने इसका खोज किया था। यहाँ पे जोगी मार्ग गुफा में क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहाँ पे सुतनुका एवं देवदत्त, जो दासी थी सुतनुका, उनके प्रेमी जो देवदत्त थे, उनकी प्रणय गाथा का वर्णन मिलता है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, मतलब ये ब्राह्मी लिपि मतलब समझ रहे हो, ये मौर्य वंश से संबंधित इतिहास की पार्ट आ रहे हैं ज्योग्राफी में। देखो इस तरीके से आप उस पेपर को इस पेपर से आप लिंक करके सारे फैक्ट को याद रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सब इंटरलिंक हो और बहुत सारे फैक्ट आ जाए, दूसरे पेपर भी कवर हो जाए कम जगहों पे। नीचे आइए सर। नोट्स आपको इसी तरह के बनाने हैं जो क्वालिटेटिव हो और की पॉइंट्स पे हो। यहाँ पे देखिए, देखिए ये मेरा दोनों पेज है। जब मैं नोट्स बनाता था तो ऐसे ही बाइंडिंग करवा देता था, एक साइड और एक साइड। आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, लैंडस्केप में करेंगे तो एक पेज, जैसे अगर आप इस तरीके से लैंडस्केप में करेंगे ऐसे, तो इसको आप डिवाइड करके यहाँ फैक्ट डाल सकते हैं और यहाँ भी फैक्ट डाल सकते हैं, यहाँ भी फैक्ट डाल सकते हैं, यहाँ भी फैक्ट डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने अपने नोट्स को बनाया, इस तरीके से, और कोशिश किया कि ऊपर नीचे डाल सकूं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फैक्ट डाले हैं, उसको मैंने ऐसे कट कर देता था। ये देखो यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया, इधर अलग फैक्ट, इधर अलग फैक्ट, इधर अलग फैक्ट, इधर अलग फैक्ट। तो इस तरीके से मैंने किया। आप इसको लैंडस्केप में कर सकते हैं, पोर्टेबल में कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है उस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ बैलाडीला की पहाड़ एक टॉपिक लिखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ लिख दी, पूरी जानकारी लिख दी है। ये मेरे को प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी। क्या है कि विस्तार दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में है। ऊंची चोटी क्या है, तो नंदीराज है ना। कौन से चट्टान है, कौन से आयस का पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका सप्लाई होता है, ट्रांसफर कहाँ होता है, विशाखापट्टनम होते हुए जापान जाता है। डंकनी संकरी नदी है जिसका पानी लाल रंग है, सबसे प्रदूषित नदी है। पर्यावरण का पार्ट आ गया, देखो ताला ताराला गांव यहाँ पे क्षेत्र है, डंकिनी संकरी नदी, जहाँ पे दंतेश्वरी की मंदिर है। तो ये देखो संस्कृति का पार्ट आ गया। यहाँ पे आपका पर्यावरण, इतिहास, संस्कृति सारा चीज कवर हो रहा है एक ही। जो अब ये मेंस में पूरा काम आएगा ना, ये सिर्फ प्री ओरिएंटेड नहीं है। अगर ये फैक्ट तुम्हें याद है तो इसको ऐड ऑन करते हुए आप मेंस के आंसर लिखेंगे, क्योंकि मेंस के 2 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल ही आते हैं। वहाँ फैक्ट ही लिखने होते हैं, ज्यादा आप लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे तो
उतना आपके पास वहां पे जगह नहीं होती। तो ये आपके सिर्फ प्री ओरिएंटेड नहीं है, मेंस ओरिएंटेड। इस प्रकार से आप नोट बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया था मैंने इसको। भले मैं 2019 के लास्ट लास्ट में बनवाया बनाया था, अभी तक मैं इस नोट्स को देखता हूँ और इसमें मैंने बहुत ऐड ऑन किया। ये जगह क्यों छोड़ी हुई है मैंने, इन जगहों पे मैंने ऐड ऑन किया है, नए तथ्यों को लिखा है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते नए तथ्य याद आते रहते हैं, कहाँ इधर उधर से मिलते रहते हैं, टेस्ट सीरीज से, कहीं और से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर पढ़कर कुछ नई चीजें मिल गई। तो यहाँ इस जगह छूटा हुआ है, वहां पे ऐड कर दो ताकि रिवीजन करते समय वो फैक्ट को आप एक बार देखो और आगे बढ़ो। यहाँ पे मैंने अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में बताया। देखो अबूझमाड़ की पहाड़ी में भी मैंने कहाँ विस्तार है, इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सा है, वर्षा कितना होता है यहाँ पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है इसको, वर्षा वाला क्षेत्र है सबसे और यहाँ पे देखो चेरापूंजी कहा जाता है, इसको भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे कौन से प्रकार के वन है, सागौन वन पाए जाते हैं। अबूझमाड़ में निवासी लोग, यहाँ कौन से प्रकार की जनजाति निवास करती है, अबूझमाड़े जनजाति निवास करती है। जनजाति भी यहाँ से कवर हो रहा है तुम्हारा। वहाँ पे कौन कौन से विद्रोह हुआ था, इन सब से थोड़ा अभी छोड़ दीजिए क्योंकि वो इतिहास में भी आ जाएगा। तो अबूझमाड़े जनजाति है, गूढ़ जनजाति से संबंधित है। वो जंगलों में निवास करते हैं, वनों की पूजा करते हैं। वहां पे पहले प्रतिबंधित था, 2009 के बाद वहां पे सरकार द्वारा प्रवेश अनुमति दी गई। उससे पहले वो प्रतिबंधित क्षेत्र था। तो ये सब चीजों को आप याद रखेंगे और को की पॉइंट में लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद ही रहेंगे। नीचे आइए सर। नीचे है आपका, देखो यहाँ पे ये देखो, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख पठारी क्षेत्र। वो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, पहाड़ वगैरह से और नदियों से पढ़ रहे थे। ये है आपका पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में देखिए मैंने मैप बनाया है और बनाया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पठार है। बिलासपुर में पेंड्रा लोरमी का पठार, मुंगेली में लोरमी का पठार, और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि ये आपका महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी का क्षेत्र है, बालोद के कुछ क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में ये आते हैं पूर्वी सीमांत उच्च। तो ये मैप में मैंने डिनोट किया है। फिर देखो पेंड्रा का पठार, इसकी विशेषता में लिखा है, रायपुर के क्षेत्र में है। यहाँ से खोंडी खोकसरा की पहाड़ी है, वहां से अरपा नदी निकल रही है। अरपा की सहायक नदी खारंग नदी है। उसमें कौन कौन से बांध बने, कूटा बांध बना है, संजय गांधी बांध बना है ना। जो अभी छत्तीसगढ़ और भारत की भी जो परियोजना है ना, सिंचाई परियोजना, उसके तहत इन नदियों को जोड़ा गया है। और छत्तीसगढ़ में इसमें बृहद परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। तो ये आपकी योजनाओं से भी जुड़ रहा है कि ये बांध क्यों बनाया गया है और बांध बनाने की विशेषता क्या है, छत्तीसगढ़ की क्या योजना है। तो ये पूरे इंटरलिंक हो रहे हैं। ऐसे नोट्स बनाइए कि सारी चीजें इंटरलिंक होते रहे। आपको एक नोट्स को पढ़ने से मैक्सिमम पेपर के फैक्ट आपको रिवाइज होते रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाया लोरमी का पठार, इनकी विशेषताएं मैंने लिखी है। मुंगेली में और बिलासपुर में, है ना। यहाँ पे जो अपनी मनियारी नदी निकलती है, मनियारी परियोजना भी चल रहा है हमारे यहाँ, इसको भी याद रखना। जो नदी में जो नदी परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, वृहद परियोजना के में इसमें संजय गांधी बांध परियोजना, अब ये परियोजना की बात आ गई। यहाँ पे ताला गांव मनियारी क्षेत्र है, यहाँ पे देवरानी जेठानी का मंदिर है, रुद्र शिव की प्रतिमा है, इतिहास का पोर्शन कवर हो रहा है। और इसको सरबपुरी राजाओं ने बनवाया था, देखो ये भी इतिहास की चीजें हैं। और तो ये जियोग्राफी से आपके इतिहास किस प्रकार से लिंक हो रहा है, और उसी के साथ साथ योजनाएं और पर्यावरण की चीजें भी लिंक हो रही है। तो मैक्सिमम चीजें कवर हो रही हैं। इस तरीके से शॉर्ट क्रिप्स एंड क्वालिटेटिव नोट्स बनाइए और की पॉइंट में ही बनाते रहिए। इसी प्रकार से बनाना है नोट्स। नोट्स ऐसे ही होता है, आपको पहले बेसिक बुक पढ़नी है, बहुत थ्योरी वाले बुक पढ़ लो, समझ लो, अंडरस्टैंडिंग बना लो। उसके बाद इस तरीके से ये सीधे पहली बार में नहीं बनते ऐसे नोट्स। आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंड करनी होंगी, समझनी होंगी, पूरे माइंड में डेवलपमेंट। अब आते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, धमतरी एवं महासमुंद का पठार। देखो ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आता है। जिसमें छत्तीसगढ़ पीएससी में इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र में पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्र आते हैं, जिसके तहत धमतरी और महासमुंद के क्षेत्र में जो पठार हैं वो आते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बालोद का एरिया, ये देखिए बालोद के एरिया है, धमतरी, महासमुंद, इन सब के एरिया आते हैं। और इसमें जैसे दल्ली राजहरा के एरिया आते हैं, धमतरी में बहुत सारे क्षेत्र हैं। यहाँ पे कौन प्रकार से फसल या फिर उपज यहाँ पे उत्पादन होती है, यहाँ कौन कौन से भौगोलिक संरचनाएं हैं, जैसे कि झरना है या फिर कोई नदी बहती है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे जानकारी यहाँ से पूछी जाती है। और नीचे आएंगे सर, नीचे जैसे कि इसमें इसके अंतर्गत जो बालोद है, बालोद के एरिया में से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र के। जैसे खारून नदी, खारून नदी क्या है, रायपुर जिले, रायपुर से होते हुए निकलती है, रायपुर की जीवन रेखा है। वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जहाँ पे मेला लगता है विशेष अवसरों पर, जैसे कि सोमनाथ का मंदिर है। और वहाँ पुरातात्विक क्षेत्र जैसे कि तर्री घाट है, ये खारून नदी के तट पर है। साथ ही क्योंकि ये पेटेचुआ, बालोद और यही इसी के अंतर्गत दल्ली राजहरा के क्षेत्र भी आते हैं, जहाँ पे धारवाड़ चट्टान है, और वहां से जो लौह अयस्क का उच्चतम क्वालिटी के जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसको बीएसपी में सप्लाई किया जाता है। तो ये इस क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ में राजस्व कलेक्शन में योगदान होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। और नीचे देखिए सर, अगर नीचे देखते हैं तो जैसे कि ये पठारी क्षेत्र है ना, ये छत्तीसगढ़ के सामरी पाट जो एक भौगोलिक खंड है, भूभाग है हमारे छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो इसको इस तरह मैप बनाकर समझिएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि लहसुन पाट कहाँ पे है, जामरी पाट कहाँ पे है, जसपुर का पाट कहाँ पे है। तो इस तरह से आप एक अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक मैप बना लीजिएगा, जिस जैसे तुमको आप लोगों को समझ आए, जिस हिसाब से आप लोगों को समझ आए उस हिसाब से एक मैप बना लीजिएगा, और उसी मैप में डिनोट कर दीजिएगा कि ये स्थान कहाँ पे है, ये स्थान कहाँ पे है, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है। जैसे लहसुन पाट जो है, गौर लाटा वहां पे सबसे ऊंची चोटी है, 12-25 मीटर का, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और वहीं पे जामरी पाट है जिसको बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये फैक्ट हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। और यहीं पे जैसे कि लुडिंग पहाड़ी है, लुडिंग पहाड़ी को हम लोग टमाटर की राजधानी बोलते हैं वहां, क्योंकि ये लुडिंग पहाड़ी ये क्षेत्र क्या क्षेत्र है, यहाँ पे पाट क्षेत्र है। यहाँ यहाँ की मिट्टी, यहाँ लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ पे बागानी फसल। हाँ, तो ये जो जसपुर सामरी पाट के क्षेत्र में ये जो लुडिंग पहाड़ी है, यहाँ ये टमाटर की राजधानी क्यों बोली जाती है, क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो निक्षालन विधि से बनता है, और उस मिट्टी में विशेष प्रकार की फसल जैसे बगानी फसल, चाय, कॉफी, टमाटर, इस तरह की फसल यहाँ पे उगाई जाती है, इसीलिए इसे टमाटर की राजधानी कहते हैं, इसे बगानी फसल का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपके इकोनॉमी में भी काम आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के जो इकोनॉमी में है, तो इस क्षेत्र में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, उनका समर्थन मूल्य क्या है, उसे किस भाव पर बेचा जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ को कितना राजस्व प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ को इससे कितने लाभ हो रहे हैं, तो ये सब सारे चीजें इनमें इंक्लूड हो जाएंगी। और नीचे आएंगे सर, नीचे देखेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र आ जाते हैं, नीचे देखेंगे, नीचे करिए सर। पठारी क्षेत्र में पाठ आते हैं जिसमें पंडरा पाठ, ये पंडरा पाठ है, जो मैंने अभी जो नक्शा बताया था ना, जसपुर सामरी पाठ, लहसुन पाठ एंड जामीर पाठ, जारंग पाठ, इसको इस तरीके से एक नक्शा बना लेना, मैप बना लेना, जिसमें आपको समझ आएगा कि ये जामीर पाठ है, ये जारंग पाठ है, ये मेन पाठ है, और ये जसपुर का सामरी पाठ है, लहसुन पाठ है। तो आपको समझ आएगा कि, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आजकल, प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जामरी पाठ के ऊपर में कौन सा पाठ है, पश्चिम में कौन सा पाठ है, और कौन से पाठ इस नदी क्या निकल रही है वहां से।
तो अगर आप इस तरीके से मैप बनाकर रखेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको समझ आएगा कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है जी। 15 पार्ट है हमारे सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आप देखो खुर्जा की पहाड़ी। देखो 15 पार्ट तो लिखा हूं मैं, लेकिन उसको मैंने एक एरो डायग्राम से बताया है, और एक ही डायग्राम में मैंने 3 प्रकार के फैक्ट को डाल दिए। देखिए, एक खुर्जा की पहाड़ी, यहाँ से क्या नदी निकलती है? ईब नदी। अब ईब नदी के बारे में आप जानते होंगे, वहां के रेत में सोना पाया जाता है। तो और वहीं उसी के तट पर तपकरा भी है, जो सर्प की राजधानी है छत्तीसगढ़ की, है ना। और छत्तीसगढ़ का बगीचा, बगानी फसल का क्षेत्र है, क्योंकि ये जसपुर पाट क्षेत्र है। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी में क्षालन विधि द्वारा बनी हुई मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पे बाग बगीचा है। और वहाँ पे चाय, कॉफी और टमाटर इस प्रकार के उगाए जाते हैं। और देखो यहाँ पे पर्यटन भी इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि जो पाट क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला है, तो वो क्या है, पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ को, राज्य को उससे राजस्व प्राप्त होता है। राज्य का देश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में उनका नाम होता है। तो ये रानीदाह क्षेत्र, जलप्रपात वहां पे है 15 पाट में। जो इसकी पीछे की भी एक कहानी है, कभी पूछ दिया जाए मेंस या अपनी। रानीदाह का क्षेत्र आता है। इस रानीदाह में जो है उड़ीसा की महारानी ने यहाँ पे आकर आत्मदाह किया था, जो इस क्षेत्र की किंवदंती है। जो कभी मेंस में पूछा जा सकता है कि रानी दाह के बारे में बताइए, तो एक दो फैक्ट इस बारे में लिखेंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र की वो फेमस किंवदंती है। तो अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। इन किंवदंतियों को छोटा सा की पॉइंट में बनाकर रख दीजिए। जैसे मैंने रानी दाह, उड़ीसा की महारानी ने आत्महत्या किया था, ये लिख दिया है, जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा। इसका नीचे आएंगे सर। मैन पाट, जैसे मैंने अभी बताया कि मैन पाट, पाट क्षेत्र जो है जहाँ पे जमीर पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट और जसपुर पाट आते हैं। पाट क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के अंतर्गत मैन पाट भी आते हैं। इसको मैंने अभी बताया कि ये चीज छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊंचाई वाले पाट क्षेत्र भी हैं, जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। ये पूछा जाता है कि मैन पाट की ऊंचाई कितनी है, ये प्री में पूछा गया फैक्ट तथ्य है, इनको बिल्कुल याद रखिए। इसको इसी तरह की पॉइंट में लिख कर रखिए। और वहां पे और क्या क्या है, जैसे आप पर्यटन के बारे में पूछ दिया मेंस में कि मैन पाट पर्यटन की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वहां पे है। तो जैसे मैंने की पॉइंट में लिखा है कि वो ठंड प्रदेश है ना। हिल स्टेशन है वहां पे, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। साथ ही साथ वहां पे जैसे कि बगानी फसल का भी उत्पादन किया जाता है, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू, इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। और वहीं पे एक दक्कन ट्रैप एरिया है, जहाँ पे बॉक्साइट का भंडार है, जहां से बॉक्साइट को बाल्को, जो अपने छत्तीसगढ़ में जो एल्यूमिनियम की जो कंपनी है जहां से एल्यूमिनियम उत्पादन किया जाता है, वहां से बॉक्साइट का भंडार, मतलब वहाँ सप्लाई किया जाता है। तो ये आपके एक फैक्ट है, जो आप मैन पार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे, तो ये जैसे मैंने बताया इकोनॉमी का पार्ट है, कहाँ से आपको खनिज प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये दक्कन ट्रैप में मैन पाट क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण इसका योगदान है। कैसे? भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था, तो वहां से चीनी शरणार्थियों को यहाँ पे स्थापित किया गया था। वहां पे उनके लिए एक विशेष रिसोर्ट बनाया गया है, प्रमुख बौद्ध क्षेत्र है, यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग आकर रहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, यहाँ से मांड नदी, जो सरगुजा होते हुए रायगढ़ जाते हैं, रायगढ़ से होते हुए जांजगीर चांपा में जाकर महानदी से मिलती है। वहां पे सरबंजा जलप्रपात है। मांड नदी घाटी जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि वो जो है कोयला का भंडार, प्रमुख भंडार क्षेत्र है, वहां पे कोयला प्राप्त होता है, जहाँ से छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है। और पूछा जा सकता है कि वहाँ क्या क्या देखने लायक है मैन पाट में। जैसे बताया कि पर्यटन के बारे में पूछा गया, तो आप वहाँ पे ये जलप्रपात के बारे में बता सकते हैं कि सरबंजा जलप्रपात है, हिल स्टेशन है, इको पॉइंट है। और
इसको वहाँ पे मेट्रो पॉइंट भी है, फिश पॉइंट है, टिंटिनी पत्थर वहाँ पे है, दलदली पत्थर है, टाइगर पॉइंट भी बनाया गया है। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे तो आप एक अच्छा और बेहतर आंसर लिख सकते हैं मेंस के लिए। नीचे आएंगे सर, आप नीचे देखिए, देखिए यहाँ पे एक मैं विशेष स्लाइड डाला हूँ यहाँ पे, आपको इसको गौर से देखना है। क्यों? क्योंकि ये एक नोट्स बनाने का बेहतरीन तरीका है कि हम छोटे से जगह पर इतने सारे फैक्ट कैसे डालें। देखिए मैंने टेबल बना है, इसमें क्या है, एक टॉपिक है मिट्टी। मिट्टी एक बहुत बड़ा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पीएससी में, जहाँ से हमें हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने देखिए उसका एक ही पेज में पूरा मिट्टी को कवर किया है। इसी तरह आपको करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाने का, कि कम जगह पर हम बहुत सारे तथ्यों को कैसे डाल सके। देखिए मिट्टी के लिए मैंने क्या, कि टेबल बनाया, टेबल में मैंने क्या लिखा कि इस टेबल में पूरा मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी, उसके प्रकार को लिखा, उनकी विशेषताएं, कि उनको उसका स्थानीय नाम क्या है, उसका कितना परसेंट किस क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ की विशेषता क्या है, वहाँ किस प्रकार की चट्टान पाया जाता है, और उसमें किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल प्री और मेंस मिशन इससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप एक ही पेज में इस तरीके से बनाइए, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको याद रखने में आपको सहयोग होगा। क्योंकि जैसे इस तरीके से आप नोट बनाएंगे, तो आप जब पेपर लिखते रहेंगे तो एज इट इज आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ इस कोने में मैंने ये फैक्ट डाले थे और ये बनाया था। क्योंकि जब रिविजन करोगे, आप जल्दी जल्दी में रिविजन करोगे, आपके पास समय कम होगा, तो वन ग्लैंस में आप एक ही दृष्टि में इन सब सारी चीजों को एक बार में देख सकते हो, इधर उधर आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नोट्स बनाने का अच्छा तरीका है। जैसे मिट्टी के बारे में मैंने लिखा है, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए, और उसके बाद मैंने लिखा है कि कौन कौन से फसल इसमें उगाए जाते हैं, इसका स्थानीय नाम। इन सब चीजों को आप इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए थ्योरी और पेजेस, पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं होती। साथ ही बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि कौन से पर्वत, पहाड़, पाट कितनी ऊंचाई पे है। तो इसको इस तरीके से बना लीजिए। क्योंकि देखो, मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है, इस क्रम में लिखा है नंबर को, कि बढ़ते क्रम में 899 मीटर जो है आपका महासमुंद की जो डोंगर पहाड़ी है वो है, और 1033 मीटर में आपका देवगढ़ की जो पहाड़ी है कोरिया में है। तो इस प्रकार आप नंबर को बढ़ते क्रम में याद रखेंगे तो एक प्रकार का ट्रिक बन जाता है, जिसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और उसके अगर क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होता है कि नंबर को कैसे याद रखें, इतने सारे सारे डाटा है, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा ये नंबरों को कैसे याद रखें। तो जिस तरीके से हमने गिनती को याद रखा बचपन में, उसी तरीके से इनको भी याद रखिए, नंबर को बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, एक टिक की तरह बना लीजिए ऐसे, और और नाम को ऐसे लिख लीजिए। इसको 5-6 बार आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाता है। इसी तरीके से इसको याद करिए, ताकि कौन कौन से प्रमुख पहाड़ पठार है जिनकी ऊंचाई इतनी इतनी है, जो कि हर बार प्री में पूछा जाता है, और मेंस में भी अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन सारे फैक्ट को डालोगे तो आपको अच्छे नंबर लाने में सहयोग होगा। साथ ही कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो पहाड़ पर्वत है छत्तीसगढ़ के, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कांकेर में कौन सा है, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, बलौदा बाजार में, सूरजपुर में, राजनांदगांव में। ये इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी न्यूज में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। इनको इस तरीके से छोटे से नोट्स बनाकर रख लीजिए, और इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब आप प्री में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वहां पे ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा। नीचे आइए सर। ये देखिए, और एक अच्छा तरीका है, जैसे मैंने मिट्टी के बारे में बताया, मिट्टी का जब मैंने नोट्स बनाया था, उसका एक पेज में और बनाया हूँ, उसमें अलग विशेषताओं को लिखा है मैंने, कि उसमें चट्टान क्या क्या होते हैं, है ना, किस प्रकार की चट्टान से वो मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसकी विशेषताएं, साइंटिफिक विशेषताएं, मतलब वो लाल रंग क्यों होती है ना, उसका टेस्ट क्या होता है, उसका पीएच कितना होता है। तो ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एक मिट्टी पर अगर क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि लाल दोमट मिट्टी के बारे में या फिर काली मिट्टी के बारे में बताइए,
तो काली मिट्टी के बारे में आप कब बताएंगे, जब काली मिट्टी से संबंधित सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अब कैसे याद रखेंगे, जब उस इस तरीके से आप शॉर्ट वाले नोट्स बनाएंगे, क्रिप्स होगा, क्वालिटेटिव होगा, टेबल में बना कर रखेंगे, तो आपको सारे फैक्ट उस मिट्टी से रिलेटेड तुरंत पता चल जाएंगे, सीधा दिख जाएंगे, बाद इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो आप उस फैक्ट को याद रख सकते हैं। जैसे कि काली मिट्टी के बारे में पूछा गया, काली मिट्टी क्यों होती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसका निर्माण किससे हुआ है, जो लावा से हुआ है, वो किस किस प्रकार की फसल के लिए वो महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार का फसल उसमें उगाया जा सकता है, उसमें पानी की जल धारण क्षमता कितनी होती है ना, उसका पीएच कितना होता है, उसका रंग काला क्यों होता है। तो ये फैक्ट मैंने इसमें डाले हैं, एक ही टेबल में मैंने सारे फैक्ट डाल दिए, जिसको वन ग्लैंस में ही आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी जैसे टॉपिक को नोट्स बनाइए जो आपको हेल्पफुल होगा बाद में रिवाइज करने में। और जैसे कि ये देखिए, ये मैंने बनाया था, इसको याद रखने कभी कोई पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ पाई जाने वाली मिट्टियां के नाम बताइए, क्रम से बताइए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ किस प्रकार की, पूछा गया है, तो ये पूछा गया ना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बना कर रखा था पास्ट टेंस क्वेश्चन के, जैसे टिकरा पाया जाता है ऊपर की तरफ, फिर छावर, फिर गाद छावर, फिर बाहरा मिट्टी, है ना। और उसी के साथ दक्षिण की तरफ किस प्रकार मिट्टी, मरहान, टिकरा, माल, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पूछा गया। तो इसको इसी तरह बनाकर रखिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके से नोट्स बनाकर रखिए, जो आपको हेल्पफुल होगा। नीचे देखिए सर, अब ये आते हैं जलवायु, छत्तीसगढ़ में जलवायु जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छत्तीसगढ़ प्री और मेंस दोनों की। तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मतलब कि यहाँ, क्योंकि हम कर्क रेखा के अंदर है, आता है हमारा छत्तीसगढ़। आपने जो नक्शा देखा होगा विश्व के नक्शे, जिसमें उष्णकटिबंधीय किस क्षेत्र को कहते हैं कि कर्क रेखा और जो कॉपरिकॉन है, लाइन ऑफ कॉपरिकॉन है, इन दोनों के बीच की जो जलवायु होती है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है ग्लोब में जो इक्वेटर लाइन है और एक कर्क रेखा, एक कॉपरिकॉन है, इसके बीच में यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है, तो इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। उष्ण आर्द्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अच्छी तरीके से वर्षा होती है, इसलिए उष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। उपाद्र महाद्वीपी, अब महाद्वीपी तो भारत को बोला ही जाता है, भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए तो उसी के अंतर्गत आता है, इसलिए उपमहाद्वीपीय। शुष्क आर्द्र वर्षा, यहाँ चेरापूंजी, जो अब चेरापूंजी छत्तीसगढ़ चेरापूंजी कहते हैं इसको, अबूझमाड़ को, वहां पे बहुत वर्षा होती है, इसलिए उष्ण आर्द्र जलवायु। तो इस प्रकार के किसी भी तथ्य को पूछा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय भी दे सकते हैं ऑप्शन में, उष्ण आर्द्र भी दे सकते हैं, उपाद्र महाद्वीपीय भी दे सकते हैं, या शुष्क आर्द्र। तो आपको इन सारी चीजों को याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो आप उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है उसको इसी तरह लिखकर याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए कि मैंने बताने की कोशिश की है कि ये देखिए चार्ट में बना दिया है मैंने इसको, ये एक पैराग्राफ में बनता है ये नोट्स, इसको मैंने चार्ट में कैसे बनाया है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे पाट क्षेत्र है, ये पे मैदान क्षेत्र है, और ये पठारन वन। पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है, मध्य में किस प्रकार का भौगोलिक संरचना है, और उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम की जो संरचना, भौगोलिक संरचना है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह उसको नोट्स बनाकर रखिए। तापमान, किस तरीके की तापमान है, मैदानी क्षेत्र में किस तरीके की तापमान है, पहाड़ी क्षेत्र में किस तरीके की तापमान है, आर्द्रता किधर कम है किधर अधिक है, वायु दाब किधर कम है किधर अधिक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना के रखेंगे तो वन ग्लैंस में आप रिवीजन कर सकते हैं। निश्चय से छत्तीसगढ़ के जलवायु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपके प्री के लॉन्ग मेंस के लॉन्ग आंसर लिखने में पूरा सहयोग देंगे। ये जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग जलवायु क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य में मैदान है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के संभाग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे न पठार है, न बड़े बड़े पर्वत है, न बड़े बड़े घाटियां हैं, ये मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ की जलवायु इसी के अकॉर्डिंग है। और उत्तर क्षेत्र में हम देखेंगे अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर की तरफ, इधर पहाड़ क्षेत्र है, इधर घने वन है, तो इधर की जलवायु डिफरेंस है। और साथ ही हम दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे जगदलपुर, इधर तो बहुत ही घने वन है, पठार है, नदियां हैं, इस वजह से इधर की जलवायु अलग है। तो हमें ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण क्षेत्र की जो जलवायु का जो मुख्यालय है, जलवायु जहाँ से आकलन किया जाता है, जहाँ से निदान किया जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर में है।
तो ये पूछा जाता है। मध्य क्षेत्र का कहाँ है, तो रायपुर में है। उत्तरी जलवायु का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अंबिकापुर में है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र को कवर करता है ये देखिए। और वहाँ किस फसल को उगाया जाता है, बगानी फसल, अंबिकापुर क्षेत्र में। और मध्यवर्ती में सिंची, धान, कपास, गन्ना, चना, इस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। जगदलपुर, बस्तर संभाग, ये बस्तर संभाग को कवर करता है जगदलपुर का जो जलवायु क्षेत्र है। तो यहाँ पे मोटा, जैसे हम लोग जानते हैं, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस प्रकार की फसल, मोटे अनाज यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए याद कर सकेंगे, और रिवीजन भी जल्दी होगा। नीचे ये से मैंने लगभग सारे टॉपिक पे मैप बनाने की कोशिश किया है। थोड़ा ना थोड़ा मैंने थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, ताकि ज्यादा पैराग्राफ ना लिखूं, ज्यादा लाइंस ना लिखूं, और छोटे से डायग्राम में सारा चीज कवर हो जाए। जैसे कि ये जलवायु का ही एक पार्ट है। हम ग्लोब जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर की जलवायु को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय, जैसे मैंने अभी कहा, कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उसके बीच की जो जलवायु होती है इसको उष्णकटिबंधीय, इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है यहाँ पे। इसको हम इसी तरीके से मैप में नोट करके रखेंगे, तभी हमें याद रह पाएगा। और हम अपने से भी कंसीडर कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आसपास की जो क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश आ गया और महाराष्ट्र आ गया, झारखंड, उड़ीसा, ये भी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर। कभी पूछ दिया गया कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी जलवायु क्या है, तो हम जब पता रहेगा कि ये भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। तो इस तरीके से आप मैप बनाकर रखिए, ताकि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के भौगोलिक संरचना के बारे में भी अगर पूछे तो आप बता सकें। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वर्षा किधर से ज्यादा होती है, किस जलवायु, मानसूनी जलवायु से वर्षा ज्यादा हो रही है, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से, और वृष्टि छाया क्षेत्र जो मैकल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र, इस बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो इसको आगे बढ़िए से डिस्कस करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के मौसम जैसे हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे तीन है। हमारे पूरे भारत में, क्योंकि हिमालय पर्वत की वजह से हमारे जो भारत में तीन मुख्य रूप से तीन प्रकार के मौसम हम देखते हैं साल भर में। ग्रीष्म ऋतु देखते हैं, वर्षा देखते हैं, और शीत ऋतु देखते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत के जो मैक्सिमम हिमालय पर्वत है, जो उत्तर की तरफ से आने वाले साइबेरियन पवनों को रोकता है, जिससे भारत की जलवायु भारत के पड़ोसी देश जैसे चाइना और अफगानिस्तान, इनसे थोड़ा सा अलग होती है। तो इसी कारण से यहाँ पे ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु यहाँ पे एक साल में होती हैं। इसी तरह रोटेट होता रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम जानते हैं कि किस माह में हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, इस समय तापमान कितना रहता है, कौन कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म रहता है, ये पूछा जाता है। प्री में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे लॉन्ग आंसर, तो उसमें आपको इस तरह के फैक्ट को इंक्लूड करने में, वहां पे शामिल करने में आपको सहयोग होगा। कि और देखो, वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, बूझमाड़ क्षेत्र में। संभाग वाइज देखेंगे तो कौन से संभाग में ज्यादा होता है ना, विस्तार। और शीत ऋतु कौन कौन से महीनों में हमारे छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु होती है, तो नवंबर से फरवरी तक होती है। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंड होती है, मैन पाट क्षेत्र, इसलिए शिमला कहते हैं। तो इस तरीके से उसको चार्ट में बनाकर रखिए, फैक्ट वाइज सब बनाकर रखेंगे तो आपको याद करने में सहायता होगी। ठीक है। अब हम लोग आएंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ पीएससी में, ज्योग्राफी में। और ये ज्योग्राफी के साथ साथ जैसे इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं नदियों से जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे मछली पालन हो गया, और उससे संबंधित अन्य एक्टिविटी, साथ ही साथ नदियों से जल विद्युत उत्पादन होता है। तो जब आप अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को भी साथ ही साथ लेकर चलिएगा, ताकि कम समय में और एक ही बार में बहुत सारी चीजों को आप रिवीजन कर सकें। नीचे आएंगे सर। नीचे आप आएंगे तो जैसे अफवाह तंत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी नदी किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, तो वो और उनके
अन्य जो सहायक नदियां हैं वहां से जो जल एकत्र करके वो उस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, तो उस पूरे एरिया को उसका अपवाह क्षेत्र कहते हैं और इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं किसी नदी का। और आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, और इन्हीं नदियों की सहायक नदियों को मिलाकर यहाँ पे अपवाह तंत्र बनते हैं। नीचे आएंगे सर। नीचे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं, जैसे कि ये महानदी अपवाह तंत्र हैं, फिर आता है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी आती है, फिर आता है सोन गंगा अपवाह तंत्र, फिर आता है नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रमुख प्रमुख रूप से 5 ही प्रकार के अपवाह तंत्र है। इसी के इर्द गिर्द प्री और मेंस के क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें पढ़ने होते हैं। नीचे आइए सर। देखिए मैंने अपवाह तंत्र जो बहुत बड़ा थ्योरी का पार्ट होता है, मैंने किस तरीके से बनाने की कोशिश किया, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप छत्तीसगढ़ का जब मैप बनाएंगे तो लगभग ऐसे इस तरीके से आप एक बार में आपको समझ आ ही जाएगा कि किस प्रकार से है ये छत्तीसगढ़ का माल्यवाद, ये कम समय में बनाया हुआ नक्शा है। तो जैसे महानदी अपवाह तंत्र, महानदी ऐसे बहती है और उड़ीसा होते हुए कटक में जाकर समुद्र अपन बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथ ही साथ यहाँ से शिवनाथ नदी आती है जो महानदी मिलती है, और ये होती है आपकी इंद्रावती नदी जो गोदावरी नदी में जाकर मिलती है, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये इस तरीके से आप बड़े मैप में इस प्रकार के डिनोट करेंगे एरिया को कि कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो आपको ओवरव्यू समझ आ जाएगा, अच्छा इस क्षेत्र से हमारी नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद आप आएंगे इस वाले स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कौन सा नक्शा बनाने की कोशिश किया है, ये है आपका सोन गंगा अपवाह, सोन नहीं, ये आपका इंद्रावती अपवाह तंत्र है। इंद्रावती के अंतर्गत जो गोदावरी नदी में जाकर इंद्रावती नदी जो मिलती है, तो ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है जो त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र है वहां से निकलती है ना। उसके बाद आता है ये जो इंद्रावती नदी है जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर होते हुए जो है भद्रकाली, भोपालपट्टनम में गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो जब आपको पता होगा कि ओवरव्यू पता होगा कि बड़े नक्शे में आप किस प्रकार की नदियों को प्रवाहित करा रहे हैं, तो उस प्रकार उसके बाद आप इस प्रकार के छोटे नक्शे बना, जैसे मैंने अगर एक पन्ने में एक नदी अपवाह तंत्र को समझाने की कोशिश की है, तो उसकी क्या क्या सहायक नदी, जैसे डंकनी संखनी सहायक नदी है, और इसके संगम पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना। साथ ही साथ यहाँ से नारंगी नदी आकर मिल रही है, और इसके संगम पर नारायण पाल मंदिर है जो नागर शैली में बना हुआ है, भगवान विष्णु का मंदिर है ना। भद्रकाली, भद्रकाली में विशेष प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, उसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ देखो सभी नदी कोनावर में आकर मिल रही, जो मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलकर आगे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एक पेज में एक नदी सिस्टम को समझाने की कोशिश करिएगा, जिससे एक नदी आपको समझ में आ जाए और एक नदी पूरी तरीके से आपको कवर हो जाए। और सेकंड देखिए ये है महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र मैंने बताया था अभी मैप में कि वो उसका ओवरव्यू लगभग इस प्रकार से है। तो ये इस तरीके से जाकर कटक में जो है उड़ीसा के कटक में जाकर कटक के तट पर बंगाल की खाड़ी में आपका प्रवाहित हो जाती है। तो इस तरीके से हम ओवरव्यू जब नक्शे में देखे हैं, तो आप एक पन्ने में एक नदी को बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक फैक्ट को आप लिख सके और याद रख सके, क्योंकि यहाँ लगभग हर बार पूछा जाता है कि जो है महानदी के तट पर कौन कौन से स्थल स्थित हैं और कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है। लगभग 9 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। जैसे ये धमतरी से निकलती है, धमतरी से निकलती है सिहावा पर्वत धमतरी के, कांकेर, बालोद, रायपुर, महासमुंद, इस तरह होते हुए जांजगीर चांपा होते हुए रायगढ़ होते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो ये मैंने जगहों को भी डिनोट कर दिया है कि कांकेर जैसे हम महानदी अपवाह तंत्र के बारे में देख रहे थे कि महानदी आपको मेन इस स्पोर्ट को जो है मैप में
डिनोट करनी है ताकि वो याद रहे, एटलीस्ट वो याद रहे। जैसे हम यहाँ पे क्या मेन चीजें हैं जिनको स्पॉट कर सकते हैं, जैसे उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसके जो तट पर प्रमुख शहर कौन कौन से जो स्थित हैं, जैसे कांकेर हो गया, बालोद हो गया, धमतरी, रायपुर, महासमुंद, है ना, और इधर शिवरी नारायण में है, उसके बाद रायगढ़ के क्षेत्र हैं। तो ये प्रमुख जो शहर हैं और राज्य हैं जहां जहां से वो प्रवाहित हो रहे हैं। और प्रमुख नदियां जैसे कि सोंडूर और पैरी, ये तो महानदी की बहुत ही प्रमुख नदियां हैं। इसके तट पर जो प्रमुख तीर्थ स्थल क्या क्या, जैसे ये राजिम लोचन मंदिर है जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, तो ये कल्चर का पार्ट भी इसमें कवर हो रहा है। साथ ही ये शिवरी नारायण का है, यहाँ पे शिवरी नारायण का मंदिर है, और यहाँ माता सबरी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जो किंवदंती है। तो ये सारी चीजें कल्चर के पार्ट आपको कवर हो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छे स्वच्छ क्वालिटेटिव और क्रिप्स छोटा वाला नोट्स बनाइए, उसमें इतने वो जरूरी फैक्ट हैं जिनको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है और वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को आप लिखिए। देखिए इसी में मैंने, क्योंकि महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी में शिवनाथ नदी आती है, तो इसको भी आप लिखिए कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है ना, इसके कौन कौन सी सहायक नदियां, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे जो हाप नदी है, खरखरा डैम, ये सब यहाँ पे आके मिलते हैं। साथ ही इसके तट पर कौन कौन से तीर्थ स्थल है, मधुकुई द्वीप है मुंगेली में, जो अभी हाल ही में जो पंडित मंडी निरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें पूछ दिया गया था कि मधुकुई द्वीप कहाँ पे है। तो मधुकुई द्वीप ये जो शिवनाथ नदी के बीच में ही बना हुआ है और वो मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है। मधुकुई द्वीप छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी तुलना जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जो माजुली द्वीप है, जिसको एक जिला घोषित किया है असम राज्य ने, सरकार ने, तो उसी की इसकी तुलना की जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ की कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है कि वहाँ पे मंडकोपनिषद उपनिषद को वहाँ पे जो एक महर्षि ने लिखा था, वहाँ पे बहुत सारे पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ की इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखनी है। साथ ही यहाँ पे कौन कौन से उत्तर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकते हैं कि महानदी में उत्तर की ओर से आने वाली नदियां कौन कौन सी, और दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, पूर्व की ओर से आने वाली नदियां मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो इन चीजों को भी आप इस तरीके से मैप में पता चल जाएगा कि हाँ ये नदी उत्तर से आकर मिल रही है, नदी दक्षिण से आकर मिल रही है, ये पूर्व से और पश्चिम से। तो इस प्रकार की आपको अपवाह तंत्र जो है नदी उसको कवर करना। नीचे आएंगे सर। नीचे आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कोशिश किया है कि उसके बाद भी कुछ बचे हुए फैक्ट हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। जैसे महानदी में अब बचे हुए फैक्ट क्या हो सकते हैं जो उस नदी में हम डिनोट नहीं कर सकते, नदी अपवाह तंत्र उस वाले पेज में। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस वाली स्थल है, जैसे कि कल्चरल इंपॉर्टेंट में है आपका राजिम, शिवरी नारायण, चंद्र, है ना। तो राजिम क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे सोंडूर और पैरी नदी आकर संगम होता है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पर मेला विशेष जो है माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला लगता है। और यहाँ पे कुलेश्वर देव का मंदिर है जिसका पंचकोशी वहाँ पे यात्रा किया जाता है। पंचकोशी यात्रा के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, इनको देख लेना कि चंपकेश्वर है, फिंगेश्वर है, गंधेश्वर है ना, कोपेश्वर है। ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ यात्रा करके कुलेश्वर महादेव मंदिर में आकर दर्शन किया जाता है। तो ये इसके कल्चरल इंपॉर्टेंट है जो महानदी के तट पर है ना। तो आप अपवाह तंत्र को तो कवर कर रहे हैं जिससे आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपके कल्चर, छत्तीसगढ़ के कल्चर भी कवर हो रहे हैं। और देखिए ये शिवरी नारायण है, शिवरी नारायण के बारे में आप जानेंगे, इसकी किंवदंतियों के बारे में जानेंगे, यहाँ कौन से मंदिर है। इसको छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है ना। और इसके पीछे की कहानी जो है, उड़ीसा से जगन्नाथ जो भगवान है यहाँ पर कब विराजते हैं, किस अवसर पर यहाँ आते हैं, उनका किंवदंती के अनुसार इन सब चीजों को याद रखेंगे। राजीव लोचन मंदिर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की शैली में उसको निर्माण किया गया है, वहां पे किस देवता का प्रतिमा स्थापित किया गया है, और उसका रंग क्या है, किस शैली में बनाया गया है, नागर शैली है या पंचायतन शैली है या फिर द्रविड़ शैली है। तो देखो कल्चर के पार्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। चंद्रपुरी, चंद्रपुर में क्या है, तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आकर मिलते हैं, क्योंकि 3 संगम है महानदी में, एक राजिम में है ना, एक शिवरी नारायण में है,
और एक चंद्रपुरी है। जो तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अच्छे से बना कर रखिए और इससे संबंधित तथ्यों को याद रखिए। और ये मैंने जैसे बताया था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महानदी में क्या क्या परियोजनाएं हैं उनको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये इकोनॉमी के पार्ट यहाँ आ जाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी नदी है जो यहाँ पे परियोजनाएं चलाया जा रहा है। जैसे कि बालोद में है ना, बालोद में जब वो महानदी कुछ उसके कुछ क्षेत्र को टच करती है, वहाँ पूरी तरीके से तो नहीं आती। साथ ही साथ उसमें सिल्लियारी नदी आकर मिलती है, उसमें माडम सिल्ली बांध परियोजना, साइफन बांध है, महानदी में क्या क्या परियोजना है, इन सब चीजों को यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी के कुछ पोर्शन कवर हो रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक ही नोट्स में बहुत सारी चीजों को आप डाल सकें। नीचे आएंगे सर। सोनगंगा अपवाह तंत्र, ये छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 13% छत्तीसगढ़ के कुल नदी अपवाह तंत्र है उनका यह कवर करता है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र बल्कि ये भारत देश के अपवाह तंत्र में भी इसका योगदान है। क्योंकि ये सोन नदी जाकर गंगा नदी में मिलती है, वो पटना बिहार में। तो गंगा नदी की प्रमुख अपवाह नदी जो सहायक नदियों में सोन नदी भी आती है। और सोन नदी के सहायक नदी में गोपद, बनास, रिहंद, कन्हार ये आते हैं। तो आपको इनके उद्गम स्थल के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और अमरकंटक से एक और नदी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, इसको आप देखिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी नदी है। अमरकंटक क्षेत्र से ही निकलती है। इसको मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं। ठीक है। और ये गोपद नदी कोरिया से निकल रही है, बनास नदी भी कोरिया से निकल रही है, रिहंद सरगुजा और मतरिंगा पहाड़ी से निकल रही है, कन्हार, जसपुर बगान। ये पूछा जाता है बखौनी की बखौनी, क्योंकि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है देखो कि छत्तीसगढ़ में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो यही है कन्हार, रिहंद, बनास, गोपद। तो इनको बिल्कुल आप याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश के अपवाह तंत्र में इसका नाम आता है, वहां की सहायक नदियां हैं। नीचे देखिए सर। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, इसका कुछ ही पोर्शन हमारा छत्तीसगढ़ कवर करता है। तो इसके बारे में आप कुछ तथ्यों को याद रखिए, बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश ना कीजिए। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जैसे मैंने अभी बताया कि अमरकंटक से निकलती है। इनका संबंध जो है मैकल पर्वत श्रेणी जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है से संबंधित है। तो क्योंकि इसे इसलिए पूछा जाता है कि जो हमारे भारत देश के जो भौगोलिक संरचना है उसमें जो प्रायद्वीपीय संरचना है, तो उसमें एकमात्र यही नदी है, नर्मदा है, और साथ ही तापी नदी भी है, जो जो नेचुरल ढाल है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है। अब भ्रंश घाटी क्यों है? क्योंकि यहाँ आरावली और विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और भ्रंश घाटी की वजह से ये नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नेचुरल ढाल है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसीलिए इसको हर बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुअरी बनाती है। देखो, इससे भारत की ज्योग्राफी भी कवर हो रहे हैं कि एस्टुअरी क्या होती है, डेल्टा और एस्टुअरी में क्या अंतर है, ये प्राकृतिक ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार की उसकी विपरीत दिशा में क्यों प्रवाहित होती है, किस 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 पर्वत के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण कर रही है ना? तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से मैप में आप इसको डिनोट करें ताकि आपके दोनों पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, नीचे आएंगे सर। नीचे हम लगभग ज्योग्राफी के जितने भी मेरे इम्पोर्टेंट नोट्स थे, जिसको मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से क्रिप्स क्वालिटेटिव डायग्राम से डालकर कुछ एरो डायग्राम फ्लो चार्ट बनाकर बनाने की कोशिश किया था, उसके अंतिम पेज तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो जैसे कि अंतिम में आप इन्हीं चीजों को बनाने की कोशिश कीजिएगा जो उधर छूट गए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों की लंबाई, इसको पूछा जाता है कि आपका महानदी की लंबाई कितनी है, उड़ीसा में उसकी लंबाई कितनी है और छत्तीसगढ़ में उसकी लंबाई कितनी है और टोटल लंबाई कितनी है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी है, इंद्रावती की लंबाई कितनी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो ये इस तरीके से आप उसको देखिए, मैंने इसको ना थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार याद करने की कोशिश किया। ट्रिक क्या है कि मैंने नंबर को सीक्वेंस में लिखा है, घटते क्रम में। देखिए 851, सॉरी
हाँ 851 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 264 किलोमीटर, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। साथ उसके बाद आप नाम को याद रखिए ना, 4-5 बार नाम को पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो इसी तरह आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे और यहाँ पे नदियों को देखिए मैंने क्या बनाया है कि इंद्रावती नदी वो जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। महानदी पहले दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसके बाद वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो मैंने दिशा को भी डिनोट कर दिया है ताकि डायरेक्शन पता रहे कि किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। पूछा जाता है ना कि महानदी का प्रवाह छत्तीसगढ़ के किस ओर होता है, तो पूर्व की ओर होता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन से उसको डिनोट करके बना कर रखेंगे तो आपको याद रखने में हेल्पफुल होगा। साथ ही देखिए ये मैंने जो लास्ट के मेरे ये पेजेस हैं इसमें मैंने क्या किया है कि सारे नदियों को मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट नदियों को, उनको इस तरीके से लिखा है कौन कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल है, कोई पुरातात्विक स्थल है क्या, उसमें कोई जलप्रपात है क्या, उसमें और कोई परियोजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं क्या, उसमें कोई बांध है क्या। तो ये मैंने छोटे से पेज में बहुत सारे तथ्यों को डाला है। तो ये आपके रिवीजन में हेल्पफुल होगा क्योंकि आप इतने सारे पेजेस को, थ्योरीज को, बुक को उठाकर रिवीजन नहीं कर सकते। इस तरीके से क्रिप्स क्वालिटेटिव शॉर्ट नोट बनाइए, टेबलिंग का उपयोग कीजिए, एरो डायग्राम, फ्लो चार्ट और जितने भी आपके मैप हैं उनका यूज कीजिए ताकि आप बहुत जल्दी वन ग्लांस में ही, और आपने देखा ही होगा कि मैंने लगभग 30-35 पेज का नोट्स बनाए हैं, जो 30-35 का, और वो पूरे है ना जियोग्राफी को कवर कर दिया। इसका बुक को आप देखेंगे तो 250-300 पेज का आपका बुक होगा। तो उस बुक को आप बार बार पढ़िए, अच्छे से समझिए और की पॉइंट में आप इतने छोटे 20-30 पेज का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और वो पूरी तरह इसके से स्पेशल और स्मार्ट टेक्निक से बना होना चाहिए ताकि आप रिवाइज उसको जल्दी जल्दी कर सकें। ठीक है। और ये नदी के बारे में ही नीचे मैंने बताया है, नदी में क्या क्या है, क्या क्या बांध है, क्या जलप्रपात है, कौन कौन से प्रमुख स्थल है, ये 2-3 पेज नीचे में है। तो इसी तरीके से आप नदी वाले अपवाह तंत्र और नदी के जितने भी पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। सेम है सर, ये नदियों का ही है, इसको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं क्वालिटेटिव शॉर्ट स्क्रिप्ट्स, इस प्रकार से आप बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जो जर्नी है स्टडी की उसमें लगे रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिए, बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामनाएं, शुभकामनाएं, और आप बिल्कुल ऑफिसर बने, प्रशासन में आए और इस देश के सहयोग में, विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद।